आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि IBPS PO और RRB PO में मेजरली क्या डिफरेंस होते हैं जो इन दोनों जॉब को बैंकिंग सेक्टर यानी सेक्टर दोनों का एक है, फिर भी दोनों को काफ़ी कुछ डिफरेंशिएट कर देते हैं क्योंकि दोनों का नोटिफिकेशन आ चुका है और एस्पायरेंट दोनों की तैयारी कर रहे हैं। तो ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि RRB PO और IBPS PO में क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि IBPS PO और RRB PO में क्या डिफरेंसेस है। सबसे पहले हम देखेंगे कि इनके एग्जाम पैटर्न में क्या डिफरेंस होता है। तो जो इनका एग्जाम पैटर्न है वो देखना, उसमें 3-4 चीज़ें ऐसी है जो दोनों को बहुत डिफरेंस कर देती है। सबसे पहले तो ये होता है कि RRB PO के अंदर आपके पास कोई सेक्शनल टाइमिंग नहीं होती है, यानी वहाँ जो प्री और मेंस के पेपर होते हैं उनके अंदर जो सब्जेक्ट वाइज सेक्शनल टाइमिंग होती है, जैसे क्वांट के लिए 30 मिनट है, रीजनिंग के लिए 30 मिनट है, ऐसी कोई सेक्शनल टाइमिंग RRB PO में देखने को नहीं मिलेगी। वहाँ आपको कंपोजिट टाइम होता है। इसलिए जब आप RRB PO की तैयारी करें और उसके मॉक लगाएं तो वहाँ स्ट्रेटेजी आपको थोड़ी सी अलग रखनी पड़ेगी, और जब आप IBPS PO की तैयारी करेंगे तो वहाँ पे आपको सेक्शनल टाइमिंग होगा, तो वहाँ की स्ट्रेटेजी आपको थोड़ी अलग रखनी पड़ेगी। तो ये दोनों में एक मेजरली डिफरेंस है एग्जाम पैटर्न को लेके कि IBPS PO के अंदर आपको सेक्शनल टाइमिंग देखने को मिलेगा प्री में और मेंस में, दोनों में, लेकिन IBPS RRB PO के अंदर आपको कोई किसी प्रकार का सेक्शनल टाइमिंग देखने को नहीं मिलेगा। उसके अंदर कंपोजिट टाइम रहेगा और उसी के अंदर आपको सारा कुछ मैनेज करना होगा। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि कई बार बच्चे करते हैं कि वो RRB PO की तैयारी करते हैं, वो सोचते हैं IBPS PO की भी हमारी तैयारी हो गई, या वो IBPS PO का मॉक लगाते हैं तो सोचते हैं RRB PO तो हमारा ऐसे ही निकल जाएगा। लेकिन इनका एग्जाम पैटर्न दोनों का बहुत अलग है, इसलिए दोनों की तैयारी उसी हिसाब से करें। दूसरी चीज़ इसके अंदर यह है कि RRB PO के अंदर हिंदी मीडियम के जो बच्चे होते हैं और जिनकी इंग्लिश कमज़ोर होती है उनको थोड़ा सा एज भी मिल जाता है, क्योंकि मेंस के अंदर जो है वो जरूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज इंग्लिश का ही पूरा देना हो, आप चाहें तो हिंदी का भी दे सकते हैं। उसमें इंग्लिश और हिंदी सब्जेक्ट के अंदर आपको ऑप्शन रहता है, आप चाहें तो हिंदी भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा फर्क है। IBPS PO के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है, वहाँ आपको इंग्लिश के अंदर ही सब कुछ इंग्लिश सब्जेक्ट का पेपर देना होता है, वहाँ पे आपको हिंदी को लेके कोई चॉइस नहीं होती है। तीसरा डिफरेंस इनके एग्जाम पैटर्न में ये है कि मेंस के अंदर खास करके IBPS PO में डिस्क्रिप्टिव पेपर आने लग गया है इंग्लिश का, लेकिन RRB PO में किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं आता है। इसलिए IBPS PO में आपको थोड़ी तैयारी ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि आप ऑब्जेक्टिव पेपर की तैयारी करेंगे, उसके साथ साथ आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर की भी उतने ही ढंग से तैयारी करनी होगी। इसके अलावा मैं थोड़ी बहुत चीज़ें आपको और बता दूं कि RRB PO का जो प्री होता है उसमें रीजनिंग आती है और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आती है, लेकिन IBPS PO का जो प्री होता है उसमें 3 सब्जेक्ट आते हैं, उसमें इंग्लिश आता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है और रीजनिंग भी आता है। इसके अलावा जो मेंस का पेपर होता है RRB PO का, उसके अंदर रीजनिंग आती है, कंप्यूटर आती है, GA आती है और इंग्लिश/हिंदी करके RRB ने लिखा है, यानी इन दोनों में से आपको एक अटेम्प्ट करना होगा। लेकिन IBPS PO का जो होता है उसके अंदर रीजनिंग एंड कंप्यूटर आती है, फिर जनरल अवेयरनेस आती है, फिर इंग्लिश आती है, फिर डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन आता है और फिर इंग्लिश आता है, और इसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है इंग्लिश का जो आपको लिखना होता है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है कि मेंस के अंदर इनका डिस्क्रिप्टिव होता है और प्री के अंदर RRB में 2 सब्जेक्ट आते हैं और IBPS PO में 3 सब्जेक्ट आते हैं। तो ये तो हो गई इनके एग्जाम पैटर्न की बात। अब हम चलते हैं इनके आगे की चीज़ों पे। तो आगे इनके अंदर एक दूसरा डिफरेंस क्रिएट करता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या है कि जो इनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो तो लगभग दोनों का सेम है, यानी दोनों के अंदर ग्रेजुएशन मांगा है, लेकिन एज डिफरेंस इनके अंदर थोड़ा अंतर है। जैसे RRB PO के अंदर एज मिनिमम 18 ईयर्स और मैक्सिमम 13 ईयर मांगी है, लेकिन IBPS PO में मिनिमम 20 ईयर और मैक्सिमम 30 ईयर्स मांगी है। तो ये 2 साल का अंतर है मिनिमम एज में। IBPS RRB में 18 है मिनिमम एज और IBPS PO में 20 ईयर्स है। इसके अलावा RRB के अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एक चीज़ और है कि आप जिस स्टेट से अप्लाई करेंगे, यानी मान लो आपने गुजरात से अप्लाई किया फॉर एग्जांपल, तो आप वहाँ की जो ग्रामीण बैंकों ने जो वैकेंसी निकाली केवल उतनी वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल रहेंगे। लेकिन IBPS PO में आप पूरे भारत के अंदर जितनी बैंकों ने वैकेंसी निकाली उन सब के लिए एलिजिबल हैं। वहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपने जयपुर से फॉर्म भरा है, आपने जयपुर में जाके पेपर दिया है तो केवल वहीं के लिए एलिजिबल है। लेकिन RRB PO में आपने जिस स्टेट से अप्लाई किया है आप केवल उसी के लिए एलिजिबल रहेंगे, दूसरे स्टेट के लिए आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो ये एक अपने आप में इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ये भी एक डिफरेंस है। इसके अलावा 1-2 चीज़ें और है कि IBPS RRB के अंदर इनमें क्या होता है कि लोकल लैंग्वेज जो है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे RRB के अंदर आपका 8th क्लास तक, जैसे आपने गुजराती से मान लो गुजरात से आपने फॉर्म भरा है, तो आपका 8th क्लास में जो अगर आपने वहाँ की लोकल लैंग्वेज पढ़ी है तो आप एलिजिबल हैं। अगर 8th में नहीं पढ़ी है और उससे आगे आपने पढ़ी है, कभी कॉलेज में पढ़ी है या कभी 12th क्लास में पढ़ी है, 10th में पढ़ी है, तो भी आप एलिजिबल हैं।
या आपके पास कोई ऐसा सर्टिफिकेट होना चाहिए जो स्टेट लेवल के अंदर या सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा 8th क्लास के बराबर मान्यता प्राप्त हो उस लैंग्वेज में, उस लैंग्वेज का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास ये सब चीज़ें नहीं भी हैं और आप जैसे मान लो राजस्थान के हैं और गुजरात से फॉर्म भरते हैं या महाराष्ट्र से फॉर्म भरते हैं, तो इसके बाद भी आपको वहाँ के लिए आप एलिजिबल रहेंगे, आप पेपर पास भी कर सकते हैं। उसके बाद आरआरबी आपको 6 महीने का टाइम देता है। 6 महीने बाद आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, वो आप पास कर लेंगे तो आप पूरे तरीके से वहाँ पे जॉब पे आपका जो है कंटिन्यू हो जाएगा। अगर आप 6 महीने में पहली बार में टेस्ट क्लियर नहीं भी कर पाते हैं तो काफ़ी सारी जो बैंक्स हैं वो आपको टाइम देते हैं, वापस मौका देते हैं उसको क्लियर करने का। और इनका जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है वो आरबीआई असिस्टेंट जितना डिफिकल्ट नहीं आता है। मेरे जानने में कितने ऐसे लोग हैं जो राजस्थान से थे और जिन्होंने गुजरात से फॉर्म भरा और उन्होंने आसानी से एलपीटी वहाँ का क्लियर कर लिया। तो इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है अगर आप सोचें दूसरे स्टेट से फॉर्म भरने की। इसके अलावा दूसरी चीज़ ये है इनका सैलरी का जो डिफरेंस है वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। जो इनका सैलरी वाला पार्ट है वो ये है कि सैलरी लगभग दोनों की सेम होती है, आईबीपीएस पीओ की भी और आरआरबी पीओ की भी। लेकिन जो मेजर डिफरेंस आता है वो आता है अलाउंसेस वाले पार्ट में। जो अलाउंसेस होते हैं वो आईबीपीएस पीओ के काफ़ी ज़्यादा होते हैं आरआरबी पीओ के कंपैरिजन में। आरआरबी पीओ को बहुत कम या ना के बराबर अलाउंसेस मिलते हैं, लेकिन आईबीपीएस पीओ में आपको बहुत सारे अलाउंसेस देखने को मिलेंगे। तो ये अपने आप में सैलरी का जब आप कैलकुलेट करते हैं तो अपने आप में सीटीसी में बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देता है। आप चाहें तो हमारा आरआरबी पीओ का भी वीडियो नेट पे डला है यूट्यूब के ऊपर और आईबीपीएस पीओ सैलरी का भी नेट पे डला है। उन दोनों की सैलरी आप कंपेयर करके देख सकते हैं कि सैलरी आपको लगभग एक जैसी दिखेगी, लेकिन जब हमने एनुअल सीटीसी कैलकुलेट करी तो वहाँ उन अलाउंसेस ने बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर दिया। तो ये अपने आप में सैलरी का एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसके बाद हम चलते हैं ट्रांसफर पॉलिसी। तो ट्रांसफर पॉलिसी यार देखो ऐसा है कि आपने जिस स्टेट से अप्लाई किया है आरआरबी के अंदर, आप बाद में चाहे प्रमोशन लें चाहे नहीं लें, आप उसी स्टेट के अंदर आपका ट्रांसफर रहेगा, यानी इंट्रा स्टेट या आप उसी स्टेट में आप ट्रांसफर होते रहेंगे। लेकिन आईबीपीएस पीओ में ऐसा नहीं है। इनिशियली मैक्सिमम चांसेस ये है कि आपको अपने स्टेट से दूर पोस्टिंग मिलेगी और उसके बाद आप 3 साल जब आपका टेन्योर पूरा हो जाएगा तो फिर आपको होम स्टेट मिल सकता है। लेकिन उसके बाद अगर आप प्रमोशन वगैरह लेते हैं तो डेफिनेटली आपको पूरे भारत में आपका बैंक कहीं भी ट्रांसफर कर सकता है। लेकिन आरआरबी के अंदर आप प्रमोशन लेंगे तो भी आप उसी स्टेट के अंदर रहेंगे जिस स्टेट से आपने अप्लाई किया था फॉर्म भरते वक्त। तो ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा डिफरेंस है जो इनकी ट्रांसफर पॉलिसी होती है। इसके बाद जो ग्रोथ है, तो ग्रोथ देखो यार कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो आईबीपीएस पीओ में ग्रोथ थोड़ी ज़्यादा होती है आरआरबी के कंपैरिजन में। लेकिन ऐसा नहीं है, आरआरबी के अंदर भी मैं काफ़ी सारे लोगों को जानता हूँ जो प्रमोशन लेके काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। थोड़ा सा चांस इसलिए होता है आईबीपीएस पीओ में कि वो आप पूरे तरीके से आप पूरे नेशनल लेवल पे डील करते हो और जो आरआरबी होता है वो स्टेट लेवल पे डील करता है, इसलिए ग्रोथ की थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी वहाँ पे ज़्यादा होती है। लेकिन ये बाद में जॉब लगने के बाद काफ़ी सारे सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करता है। इसके बाद हम चलते हैं कि कंपटीशन लेवल एग्जाम का। देखो कंपटीशन लेवल में एक चीज़ बता दूं कि काफ़ी सारे लोग ये गलती कर देते हैं कि आरआरबी पीओ में आईबीपीएस पीओ के कंपैरिजन में कंपटीशन लेवल कम होता है, लेकिन ऐसा है नहीं। कंपटीशन लेवल जो है वो आरआरबी पीओ का भी कई बार बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उसके अंदर हिंदी भी ऐसा सब्जेक्ट आप दे सकते हो अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है। तो जिन बच्चों की इंग्लिश कमज़ोर है उनको भी बराबरी का मौका मिल जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि आप जिस स्टेट से अप्लाई करते हो केवल आप उसी स्टेट के लिए एलिजिबल होते हो। अब मान लो किसी ने राजस्थान से फॉर्म भरा और वहाँ पे 100 वैकेंसी वहाँ के बैंक ने निकाली, तो आप केवल उन्हीं वैकेंसीज के लिए आप फाइट कर सकते हो। लेकिन आईबीपीएस पीओ में आप पूरे भारत में फाइट कर सकते हो जितनी वैकेंसी निकली है। तो ये काफ़ी सारे सर्कमस्टेंसेज होते हैं। ऐसा नहीं है कि आरआरबी पीओ निकालना आसान है। मैं काफ़ी सारे लोगों को जानता हूँ जिनका आरआरबी पीओ नहीं निकल पाता, लेकिन वो आईबीपीएस पीओ क्लियर कर देते हैं। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें जो डिपेंड करती है कि आपको किस तरह का पेपर पैटर्न ज़्यादा सूट होता है। जहाँ तक सवाल रहा एग्जाम में डिफिकल्टी लेवल का, तो आईबीपीएस पीओ का डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा ज़्यादा होता है आरआरबी पीओ के कंपैरिजन में। तो ये कुछ एक पॉइंट्स थे जो मैंने आपके सामने रखे हैं। ट्रांसफर पॉलिसी का मैंने आपको बता दिया, सैलरी का, एग्जाम पैटर्न का, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का। एक चीज़ और मैं बता दूं, पर्सनल लाइफ। तो पर्सनल लाइफ ये है कि जो काफ़ी सारों को लगता है कि आरआरबी के अंदर हम पर्सनल लाइफ ज़्यादा बेटर जी सकते हैं क्योंकि वहाँ पे आप उसी स्टेट में रहेंगे। लेकिन वहाँ पे कुछ एक ड्रॉबैक्स भी रहते हैं, जैसे आपकी मैक्सिमम पोस्टिंग जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में रहेगी। लेकिन आईबीपीएस पीओ में आपको चांस रहेगा कि इनिशियल आप अपना ग्रामीण टेन्योर पूरा कर लेंगे तो उसके बाद आपको मैक्सिमम सिटीज़ में पोस्टिंग मिलेगी, तो वहाँ आप पर्सनल लाइफ थोड़ा अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। लेकिन ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है और काफ़ी सारे सर्कमस्टेंसेस पर डिपेंड करता है कि जॉब लगने के बाद कैसे हैं। खुद के स्टेट में अगर जॉब लग जाती तो आपको फ़ायदे भी बहुत सारे मिलते हैं। आपको आईबीपीएस पीओ में प्रमोशन लेने के बाद पूरे भारत में घूमना पड़ता है तो उसके नुकसान भी काफ़ी सारे होते हैं।
तो ये अपने आप में अपनी अपनी जगह है, अपने अपने नेचर पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सी चीज़ ज़्यादा सूट होती है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? अगर इस तरह के और कंपेरेटिव एनालिसिस आप जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें और हमारी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।